बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 15 जून है साल 2022। एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में ठन गई है DGISPR की गुज़श्ता रोज़ होने वाली गुफ्तगू को असद उमर ने उड़ा कर रख दिया है। बड़ी आम और दिलचस्प तफसील है जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पंजाब असम्बली के आज 2 इजलास हो रहे हैं, एक पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में और एक ऐवान इकबाल के अंदर। गवर्नर पंजाब ने क्या जमहूरियत पर खुदकुश हमला कर दिया है। एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गई है। इसी आम खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज जिस तरीके से पंजाब असम्बली के अंदर बजट इजलास नहीं हो सका और 2 दिनों से एक ही डिमांड की जा रही है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की तरफ से कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने जिस तरह जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हैं, आखिर उनको किसने हुक्म दिया। उन्हें आकर मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अंदर मेंबरान के सामने माफी मांगनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून चूंकि उनको इल्म है कि उन्होंने उनसे ऐसे गैर कानूनी काम करवाए हैं, लिहाजा उनका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है ताकि आइंदा भी ब्यूरोक्रेसी उनकी बात मानने पर मजबूर हो और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। लिहाजा उन्होंने वादे तौर पर इनकार कर दिया और स्पीकर पंजाब असम्बली ने जब अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए तो इसका एक मुतबादल ढूंढा गया। अब बहुत सारे सहाफ़ी जो वैसे तो मार्शल लॉ के बड़े खिलाफ होते हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो पंजाब असम्बली और जो पूरा इलाका है उसके अंदर एक सिविल मार्शल लॉ मुसल्लत कर दिया गया है और जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के इख्तियारात थे उनको खत्म करके पंजाब असम्बली वजारत कानून के मातहत कर दी गई है। गवर्नर पंजाब ने यह आर्डिनेंस जारी किया है। हालांकि कानून के मुताबिक इस वक्त हमें देखने की जरूरत है कि स्पीकर पंजाब असम्बली का एक आईनी रोल है। अगरचे इत्तेदाद हसन कहते हैं कि वो वहां ऐवान इकबाल के अंदर भी जाकर वो सदारत कर सकते हैं परवेज इलाही उस इजलास की, लेकिन ये गवर्नर का इख्तियार है कि वो इजलास को कहां बुलाते हैं। तो एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है और इमरान खान साहब ने भी बड़ा वादे पैगाम दिया है कि जब से क्राइम मिनिस्टर का करप्ट बेटा पंजाब में एक ढोंग इंतखाब के जरिए गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार पर काबज हुआ है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा मुकम्मल सियासी इंतशार की जद में है। लोग मुश्किलात का शिकार हैं, किसानों की फसलें खतरे में है, जबकि हुकूमत की बजाय हर तरफ मुजरम माफिया दंदनाता दिखाई दे रहा है। पुलिस और मकामी इंतजामिया इस माफिया से मिल चुके हैं और इन्होंने PTI के पुरअमन कारकुनान, रहनुमा और उनके अहले खाना पर जबरो दहशत के पहाड़ तोड़े। अब इनका ख्याल है कि वो अवाम की मुंतखब क़यादत को जवाब दे नहीं। हम इसे इंतशार और मुजरम राज के तसलसल की किसी तौर इजाजत नहीं दे सकते। यानी IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से एक बड़ा दबंग स्टेटमेंट जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी दी है। अब ये जो ऑर्डिनेंस है इसके तहत स्पीकर पंजाब असम्बली उसके इख्तियारात जो है वो इजलास बुलाने के और जो सेक्रेटरी है उसको भी इख्तियारात कम करके वजारत कानून यानी अमली तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हाथ के अंदर ये सारे मामलात दे दिए गए हैं। और इस मसनूई ऑर्डिनेंस के जरिए जो कि एक सिविल मार्शल लॉ की शक्ल दिखाई देता है उसके जरिए अब ये बजट इजलास यकतरफा तौर पर मंजूर करवाने की एक बड़ी अजीब किस्म की कोशिश है। हालांकि बजट इजलास की बड़ी अहमियत होती है और आप अवामी नुमाइंदों के सामने अगर IG को और ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह नहीं बनाना चाहते तो इसका मतलब है कि आप जमहूरियत का सिर्फ उन्वान इस्तेमाल करते हैं। जमहूरियत आप खुद नाम इस्तेमाल करके ये बहुत बड़ी आप ज्यादती कर रहे हैं और हमेशा शरीफ खानदान तो ब्यूरोक्रेसी और अफसरान के साथ मिलकर ये काम और खेल खेलता रहता है। लेकिन पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों पर बहरहाल एक बड़ी हैरत है, चूंकि हमजा शहबाज गैर कानूनी तौर पर वो वजीर आला है और जिस तरीके से गवर्नर हाउस पर कब्जा करके उनको वजीर आला बनाया गया उस पर हमेशा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के अंदर तमाम दरखास्तें इस वक्त पेंडिंग हैं, तारीखें लंबी मिलती हैं और जो हमजा शहबाज का मामला था उस वक्त तो एक दिन के अंदर फैसले हो रहे थे। अब एक मरतबा फिर लाहौर हाईकोर्ट जो है उसके अंदर ये मामला जाता दिखाई दे रहा है। एक आईनी बहरान है, ये बजट कानूनी होगा गैर कानूनी होगा, इसके लिए एक बड़े सवालात जो है वो आईनी माहिरीन पैदा कर रहे हैं और वो उठा रहे हैं। देखते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है। अता तारड़ कहते हैं कि अब सरकारी अफसरान को सजाएं देने का हक
स्पीकर के पास नहीं रहा। अब सेक्रेटरी कानून असम्बली इजलास बुलाएं और खत्म करेंगे। गवर्नर पंजाब को हक हासिल है कि वो जहां चाहें इजलास बुला सकते हैं। तो यानी वो जिस तरीके से गिरफ्तारी का राइट था स्पीकर पंजाब असम्बली का, और इसी वजह से वो लोग वहां पर नहीं आए, तो वो अख्तियार जो है वो खत्म कर दिया गया। और देखिए किस तरह ब्यूरोक्रेसी का ये लोग जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज DGISPR ने जिस तरह ये बताया कि ये साजिश नहीं थी, और हमने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की, हमारी नजर के अंदर साजिश नहीं थी, और जो इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, वहां पर जो सर्विस चीफ से जो मिलिट्री लीडरशिप थी उनका ये कंसेंसस था कि ये साजिश नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जो आवाम है वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड साजिश ही थी ये बना, और लोगों ने उसके अंदर बड़े जो है वो अजीब ख्यालात का इजहार किया, बड़े रद्द-ए-अमल का इजहार किया। यकीनी तौर पर ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस वक्त अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अपने फौजी जो लीडरशिप है उसके बयानिए के साथ खड़ी रही है। ये पहली मर्तबा शायद ऐसे हो रहा है कि अवाम की सतह पर इतनी ज्यादा नफरत पाई जा रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत किस तरीके से मुसल्लत की गई और उसकी जो सहूलतकारी है उसका इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर लग रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो असद उमर शीरी मज़ारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी, और असद उमर जो है उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल जो है वो दो टोक अंदाज के अंदर DGISPR को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है भाई आपका ये काम नहीं है, आप रोज यहाँ पर वजारतें देने के लिए आ जाते हैं। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर की गई थी? क्या कोई कमेटी बनी थी? और हमारी जो डिमांड है वो बड़ी सादा सी है कि ये जुडिशियल कमीशन को फैसला करने दे, ये हुकूमत जाने और सियासी मामलात है, हम गुफ्तगू करें, वो हुकूमत जवाब दे। आप यहाँ पर रोज इस मामले का जवाब क्यों देने पड़ जाते हैं? और फिर गुज़श्ता रोज जो कामरान शाहिद है उनके प्रोग्राम के अंदर जवाब दिया गया। एक ऐसा बंदा जो रोज इमरान खान को गालियां देता है, जिसका एजेंडा यही है, जो बुग़्ज़ इमरान के अंदर भरा हुआ शख्स है, उसके प्रोग्राम का इंतखाब करना और फिर ये बात दोबारा करना, तो ये बयानिया जो है वो जितना भी बनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये एक भरपूर किस्म का रद्द अमल है। अब असद उमर जो है उन्होंने बड़ा जबरदस्त इसका जवाब दिया है, और वो कहते हैं कि मरासले में पाकिस्तान को सीधी सीधी धमकी दी जा रही थी कि अदम एतमाद की तहरीक जो उस वक्त पेश भी नहीं हुई थी, वो अगर नाकाम हुई और इमरान खान जो है वो वजीर आजम अगर नहीं रहे तो फिर आपको इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब इसके साथ वो कहते हैं कि यहां पर जो है वो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होगा और इसके लिए मुश्किलात होंगी। ये उसमें कहा गया अगर तहरीक कामयाब होगी तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये एक सीधी सीधी धमकी थी जो कि हम चाहते हैं कि वो करोगे तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। अगर खुददारी और हकीकी आज़ादी की बात करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी। ये मरासले के हकायक है। इस सिलसिले में एक नहीं दो मरतबा कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें वादे लिखा है कि बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल हुए, यानी ये बैरूनी मुदाखलत है। तो अब आप साजिश लफ्जों के अंदर उलझाने के बजाय बैरूनी मुदाखलत तो हुई, वहां पर बातचीत हुई, इससे इनकार नहीं हुआ। अब इसको साजिश नहीं हुई, साजिश नहीं हुई, ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही। चंद सहाफी अगर साथ मिलाकर या इंपोर्टेड हुकूमत के बेनिफिशियरी ये कह भी दें तो अवाम को ये बात समझ नहीं आ रही। या तो वहां पर आप कहें कि गुफ्तगू नहीं हुई, अमरीकी के साथ पाकिस्तान के जो सफीर हैं उनकी गुफ्तगू नहीं हुई, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब गुफ्तगू भी हुई है तो अल्फाज की बजाय ये साजिश है या मुदाखलत है, और फिर अमली तौर पर वही काम हुआ जो काम वहां पर प्लानिंग के अंदर वो जाहिर हो रहा है। सारे लोग इसी तरीके से मिले, फिर अमेरिकन जिस तरह बाकी डिप्लोमेट्स वो मुतारक हुए, तो ये एक साजिश हो या मुदाखलत के जरिए बहरहाल हुकूमत का जो तख्ता है वो उल्टा गया और फिर उसको आईनी और लीगल कवर दिया गया। अब यहां पर DGISPR वो कहते हैं असद उमर साहब कि DGISPR दुरुस्त कहते हैं कि कमेटी में कुछ अस्करी नुमाइंदों ने कहा था कि उनके ख्याल में साजिश के शवाहिद नजर नहीं आ रहा है, जबकि सिविलियन में अक्सर की राय थी कि यहां साजिश नजर आ रही है, और ये एक राय थी। इमरान खान ने ये आर्डर जारी नहीं किया कि मैं कह रहा हूं साजिश है तो सब मान जाओ। वो उसे काबीना में लाए, जुडिशियल कमीशन का फैसला हुआ, मगर फिर हुकूमत चली गई। लिहाजा अब भी अपील है कि जुडिशियल कमीशन बने जिसकी ओपन समाअत हो और सारा पाकिस्तान देखे क्या शवाहिद है, इस बुनियाद पर हकायक सामने लाए जाएं। कौमी सलामती का दिफा सिर्फ फौज का काम नहीं है,
یہ منتخب لیڈرشپ کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے اور قومی سلامتی کا خطرہ ہے تو انہوں نے دفاع کرنا ہے۔ کابینہ کے لوگ حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کریں گے۔ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہیں، انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا ہے، اس میں کمیشن بنانے کا کہا ہے۔ پاکستان کے آئین میں آئینی ذمہ داری جسے دی گئی ہے اس میں کہیں ابہام نہیں ہے۔ ہم نہیں یہ کہہ رہے کہ ان کا جو تجزیہ ہے اسے مان لیا جائے، صرف مطالبہ ہے کہ قوم کا حق بنتا ہے کہ حقیقت تک پہنچے۔ یعنی صدر پاکستان جو ہے وہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں، تو انہوں نے اور پاکستان کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے چیف جسٹس کو لکھا ہے، لیکن روز جو جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ آ کر بیانیہ بناتے ہیں، جہاں آ کر رکھتے ہیں، پھر اداروں کا عزت اور احترام لوگ ظاہر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے قوم کو اس امتحان کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے۔ جس طرح کا بادی نظر میں یہ تجربہ ہوا ہے یہ فلاپ ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان کی جو بھی خدا نخواستہ جو حالات اگر برے بنیں گے جو آگے نظر آ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری اس امپورٹنٹ حکومت پر ہوگی اور اس کے سہولت کاروں پر ہوگی۔ جتنی بھی صفائیاں ہوں گی وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ بہرحال جو کپتان کا نیریٹو ہے وہ اسد عمر نے اور شیری مزاری نے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ باتیں کی ہیں، تو وہ بڑے زبردست طریقے سے رکھا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو جو جوابات ہے اس کا ہلکے پھلکے انداز کے اندر اظہار ہے، اور اس کے ساتھ طبقہ ملامتیہ کا جو مریم گروپ ہے وہ اس پر بڑی بغلیں بجا رہا ہے، لیکن حالات بدلنے کے اندر دیر نہیں لگتی۔ یقیناً یہ کمپنی زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی، بالآخر فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ لیکن آج ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور تجویز یہ ہے کہ 29-30 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہوگا، اور 55 روپے لگ رہا ہے کہ شاید ڈیزل کی قیمت کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ کر لیں جو ذمہ دار جو ہے جنہوں نے چاول کی فصل کاشت کی ہوئی ہے، بجلی پر تو ویسے ہی لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگی بھی ہے، اور زیادہ تر جو یہ دھان کی فصل ہے وہ چاول کی فصل جو اگاتے ہیں اس کے لیے بہت پانی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بجلی کے میٹر پر نہیں چلتا بلکہ ڈیزل پر انجن چلائے جاتے ہیں۔ تو آگے کیا فصل پر اس کے اثرات ہوں گے؟ جو چاول ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستانیوں کو بھی اس مرتبہ پورا ہو پائے گا یا نہیں؟ یہ کسان بیچارے تو اس وقت رو رہے ہیں، اور پورا طبقہ وہ مہنگائی کی چکی میں پس گیا ہے۔ لیکن تجربہ ضرور کرنا ہے، اور پھر یہ کہ ہم نے نومبر تک تو اس حکومت کو ضرور رکھنا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔